हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के पीवाई क्यूज तो करेंगे ही करेंगे और साथ में अपना नया टॉपिक एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में पूछे हुए हैं। कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, आप बोलो कि सीडीएस के क्वेश्चंस हैं या टॉपिक आपको अच्छे से करवाया गया तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, इन क्वेश्चंस के थ्रू ना हमारा जो भी टॉपिक में कोई पॉइंट मिस हो चुका होगा वो साथ के साथ में कवर हो जाएगा। अब आइए साथ में कुछ पॉइंट्स करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करो, साथ के साथ में एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये हमारी अर्थ है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, ड्राइंग का मत वो करना कि सर ड्राइंग बड़ी अच्छी है, वो मेरे को पता है कि कितनी अच्छी है। ये हमारी अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ पे ये सन है। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पे सन है। सूरज की रेज ना डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इक्वेटर पे। तो जहां पे रेज डायरेक्टली पड़ रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम सब सोलर पॉइंट बोलेंगे। सबसे ज्यादा रेज यहाँ पे पड़ रही हैं। और अब जब सूरज की रेज डायरेक्टली यहाँ पे पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ये हमारा 23.5 डिग्री है। तो आप खुद सोचिए, जब रेज डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ा दिन रहेगा, मैक्सिमम डे लाइट होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। साउथ में जो हमारा 66 वाली ये लाइन है, ठीक है जी, तो जो सूरज की रेज है वो स्लैंट होके यहाँ तक पहुंचेंगी मैक्सिमम। उसके नीचे क्या रहेगा? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो हम बोलते हैं ना कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, तो उसके पीछे यही कंसेप्ट है। आइए मैं आपको एक और फिर समझा दे देता हूँ। यहां से अर्थ का सेंटर है बिल्कुल, यहाँ पे सूरज है, रेज यहाँ पे पड़ रही है सूरज की डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे दिन बड़ा होएगा मेनली। और नॉर्थ पार्ट में भी इक्वली डे लाइट जा रही है, साउथ में भी इक्वली जा रही है, क्योंकि सूरज की रेज सेंटर में पड़ रही है। तो हमारे पास क्या होएगा? इक्वली डे इक्वली नाइट, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो ये रहेगा हमारा जब सूरज हमारा सेंटर में रहेगा। तो सूरज हमारा शिफ्ट हो चुका ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, रेज यहाँ पे पड़ रही है डायरेक्टली, तो यहाँ पे बड़ा दिन होएगा, छोटा दिन होएगा यहाँ पे। और जब सूरज की रेज पड़ रही है, ये पॉइंट जितना मर्जी घूमे, यहाँ पे तो रेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो नॉर्थ पोल पे हमारे पास 24 घंटे का दिन होएगा और रेज मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच पा रही है स्लैंट होके। इसके नीचे हमारे पास क्या रहेगा? रात रहेगी। फिर धीरे धीरे सूरज, ये जून में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूरज 23.5 डिग्री पे। अब सूरज धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, फिर आएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे होता हुआ इक्वेटर पे। फिर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। फिर सूरज धीरे 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 नीचे गया, अब आया 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर साउथ में। अब रेस पड़ रही है डायरेक्ट यहाँ पे, तो बड़ा दिन सदर्न हेमिस्फीयर में, 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात, मैक्सिमम रेज पहुंचेंगी स्लैंट होके। अभी हमारे पास सर्दियां थी, दिन आपने देखा है कि 5:30 बजे के करीब हमारे पास अंधेरा हो जाता था। तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट था? यही था कि सूरज मैक्सिमम रेज यहाँ पे पहुंचा रहा है, तो यहाँ पे दिन बड़े थे और रातें छोटी थी। बट हमारे पास रात बड़ी थी, दिन छोटा था। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है। अब आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं। देखो, इक्वल जब सूरज की रेस इक्वल पड़ रही होती है वो साल में दो बारी होएगा। एक तो सितंबर के टाइम पे, सितंबर के टाइम पे, एक होता है मार्च के टाइम पे। इक्वल रेस से क्या आएगा वर्ड? इक्विनॉक्स। इक्वल से तो ये कब होता है इक्वेटर पे? एक सितंबर में होगा 21 से 23 के बीच में, एक होगा मार्च में 21 से 23 के बीच में, जिसको हम बोलेंगे सितंबर इक्विनॉक्स। और इक्वेटर पे यहाँ पे डे लाइट कितने टाइम की होगी? 12 घंटे का दिन होएगा और 12 घंटे की रात। इक्वली क्या हो रही है यहाँ पे? डे लाइट पड़ रही है। अब जून में धीरे हमारे पास गर्मी आ जाती है, उसका मतलब सूरज की रेस डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रही है इंडिया पे, 23:30 पे सूरज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। सबसे लंबा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून के आसपास होगा, 21 से 22 के बीच में। अब नीचे वो सबसे छोटा दिन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है जी, आइए देखते हैं उसके लिए। इक्वेटर के लिए हमने बोला है इक्विनॉक्स, और नीचे हम बात कर रहे हैं जब, उसके लिए जब ऊपर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर के ऊपर, वो क्या होगा? नॉर्थ पोल पे, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। तब धीरे धीरे सूरज फिर नीचे आएगा, फिर इक्विनॉक्स आएगा, फिर सूरज नीचे शिफ्ट होएगा, तब हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होएगा? सबसे बड़ा दिन होएगा और ऊपर हमारे पास सर्दियां आ जाएगी। तो आइए जी, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब इक्विनॉक्स की बात है, यहाँ पे इक्वल डे लाइट है, तो क्या रहेगा? 12 घंटे का दिन रहेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा हुआ है, इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया और पूछा हुआ है ये किस प्लेस का है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, 28 डिग्री के आसपास की बात की जा रही है, 28 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री पे है, तो मतलब जो ये स्टेट दी हुई है हमारे पास, जो भी ये प्लेस दी हुई है, ये हमारे पास 23 से ऊपर होगी। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर हमारे पास यहाँ पे दिल्ली रहने वाला है, ये दिल्ली के लैटिट्यूड्स हैं। आपने रट्टा नहीं मारना, कभी कभार ये किसी सिटी के लैटिट्यूड्स पूछ लिए जाते हैं, जो मेजर होती है। दिल्ली कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली का पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल मेरिडियंस, जो हमारे पास क्या बात की जा रही है, ये लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स रन इन अ ट्रू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मैंने क्या बताया था, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं, साउथ पे खत्म हो रहे हैं, और ये सेमी सर्कल्स हैं, सर्कल नहीं है। और कन्वर्ज यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे भी कन्वर्ज हो रहे हैं, नीचे भी कन्वर्ज हो रहे हैं। और सबसे बड़ा डिस्टेंस कहां पे होता है इनके बीच में, सेंटर इक्वेटर के ऊपर। Meridians are spaced farthest apart the equator and converge to common points at the poles। ये पॉइंट भी देख लिया, कन्वर्ज हो जाता है, तो ये भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बताई हुई है, ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर। भाई पैरेलल तो ये है ही नहीं, हमने कभी भी नहीं पढ़ा। वो तो जो पैरेलल्स हैं वो कौन चल रहे हैं, वो हमारे लैटिट्यूड्स है। इनडेफिनेट नंबर ऑफ मेरिडियंस मे बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब। यार भाई जितने मर्जी ड्रॉ कर लो, 1 डिग्री पे, 1.1 डिग्री पे, जितने मर्जी हम ड्रॉ कर सकते हैं मेरिडियंस को। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर हमारा नॉट करेक्ट में आएगा सी। यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये हमने किया हुआ 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है जी, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यहां से हम सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, कैरो का टाइम 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से। ग्रीनविच आपको पता कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। कैरो मतलब 2 घंटे आगे, 2 घंटे आगे है तो मतलब ईस्ट साइड है। 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 2 घंटे का मतलब 30 डिग्री पे है ये कैरो। तो कहां पे लोकेटेड है ये, 30 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। समर सीजन है, ड्यूरेशन है डे की नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा रहेगी। मैंने क्या बताया था, नॉर्थ में समर में सूर्य कहाँ पे होता है, कैंसर के ऊपर होता है, तो दिन की ड्यूरेशन ज्यादा रहेगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है वो सूरज के अराउंड घूम रही है एलिप्टिकल पाथ में। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना एक फोटो दिखाऊंगा, वो सर्कल में नहीं घूम रही है ऐसे, वो एलिप्टिकल पाथ है। भाई ड्राइंग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ मैं, तो देखिएगा, आपको पता ही है ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। ये हमारा सूरज है, ये एलिप्टिकल पाथ है, बिल्कुल राउंड नहीं, ऐसे है। अब ये बोल रहे हैं कि इमेजिन करो एक सिचुएशन को जहां पे अर्थ बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में सन के अराउंड घूमेगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब देखो, जब ये यहाँ पे सूर्य से डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो अगर ये सर्कल में हो जाएगी तो क्या होएगा भाई, डिफरेंस तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि डिफरेंस तो कुछ ना कुछ आएगा। अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट, अर्थ वुड बिकम वेरी कोल्ड। ना तो वो बहुत ज्यादा गर्म होएगी, ना वो बहुत ज्यादा ठंडी होएगी। बस क्या होएगा कि जो डिफरेंस है सीजन्स में वो कम हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे मेरा बी। एक बारी आप ध्यान से देखिएगा, अगर भाई किसी को डाउट है मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा से समझा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, बट यार कंसेप्ट की क्लैरिटी सबसे जरूरी है। जो अर्थ है हमारी वो ऐसे 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, जो सन है वो सेंटर में है, यहाँ पे रेस पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर बड़ा दिन रहेगा। तो जो अर्थ की टिल्टेशन है वो ऐसे मूव कर रही है, तो भाई ये देखो, जब इस तरफ आएगी तो साउथ में बड़ा दिन आ गया, जब ऐसे घूम रही है तो सेंटर में है, जब ऐसे आ गई तो नॉर्थ पे। तो याद रखिएगा, ये अर्थ की टिल्टेशन के कारण और रेवोल्यूशन के कारण हमारे पास सीजन चेंज हो रहे हैं। If we consider 15 डिग्री मेरिडियन on a world map और globe and count them in eastward, 15 डिग्री मेरिडियन की बात कर रहे हैं और वो ईस्ट में है, जो 15 डिग्री हम बात करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्रीनविच से, तो हमें टाइम पता करना होगा वो 15 डिग्री पे क्या होगा। भाई 15 डिग्री का 1 घंटा है, वो 1 घंटा आगे होंगे हमारे से, तो आंसर रहेगा बी यहाँ पे। ये भी हमने किया हुआ है, 1 डिग्री लैटिट्यूड्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 111 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना पड़ता है अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड का
ऐसे फर्क हो। 0 to 1 जाना है तो 111 किलोमीटर डिग्री हमें मूव करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ द एरिया। क्वेश्चन किया हुआ है, समझाया भी हुआ मैंने, आंसर रहेगा लॉन्गिट्यूड। बात करेंगे इमेजिनरी लाइन, जिसे जो अर्थ के सरफेस पे उसको क्या बोला जाता है, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री पे। इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। ये भी हमने किया था कि इंक्लाइंड एक्सिस के कारण नहीं है ये डिफरेंस, ठीक है। ये हमने जिगजैग में बनाई हुई है, उस कारण है, टिल्टेड का इससे कोई लेना देना नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये रहा मेरा पेन, मार्क कर लो, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। यहाँ पे बोला हुआ है सोलर मून जो दोपहर हो रही है occur simultaneously at location with the same longitude. One meridian which is directly under the sun experience solar noon at a given time. पहले तो यार मैं एलिमिनेट करता हूं दूसरी स्टेटमेंट को। इन्होंने बोला कि एक पूरा मेरिडियन है, ठीक है जी, ये सूरज है, यहाँ पे क्या बजा हुआ, मान लो यहाँ पे 1 बजा हुआ है, जब दूसरा मेरिडियन आएगा तो 4 मिनट बाद आएगा। तो भाई पूरे के पूरे मेरिडियन पे एक गिवन टाइम पे ही वो दोपहर होएगी ना। मान लो यहाँ पे बता दिया कि जो ये 30 डिग्री है, 12 बजे यहाँ पे एग्जैक्टली सूरज आएगा, पूरे 12 बजे। तो ये तो नहीं कि यहाँ पे बाद में आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, उससे भी बाद में आ रहा है, वो लैटिट्यूड पे होगा। पूरे का पूरा एक लॉन्गिट्यूड, एक ही टाइम पे वो गिवन टाइम उसको मिलेगा कि सोलर मून इतने बजे ही आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ गिवन टाइम, बिल्कुल सही है यहाँ पे ये स्टेटमेंट कि गिवन टाइम पे ही वहां पे क्या रहेगा, सोलर मून आएगी। प्लेसेस हैविंग द सेम लॉन्गिट्यूड, एक प्लेस है सेम लॉन्गिट्यूड है, डिफरेंट सोलर मून होगी कि यहाँ पे सूरज के सामने है, यहाँ पे अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, यहाँ पे तो सूरज निकला ही नहीं, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पूरे के पूरे एक लॉन्गिट्यूड पे सेम सोलर मून एक सेम टाइम पे होगी, डिफरेंट टाइम पे नहीं हो सकती। तो वैसे तो यही ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है, सी। आइए डी और ए भी देखते हैं। अभी डी बोल रहा है सोलर मून अकर्स एट डिफरेंट टाइम एट लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है, सोलर मून अलग अलग टाइम पे होगी, यहाँ पे दोपहर है, यहाँ पे तो अभी रात है क्योंकि सूरज की लाइट ही नहीं पहुंच रही, तो बाद में आएगा तभी सुबह होगी ना यहाँ पे, या दोपहर होगी, तो डिफरेंट टाइम्स पे ही होगी यहाँ पे सोलर मून। ये सही है, सोलर मून अकर सिमल्टेनियसली एट लोकेशन विद द सेम लॉन्गिट्यूड, एक ही टाइम पे होगी भाई, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा सी। Which of the following statement regarding the duration of day and night is correct? अब ये कंसेप्ट भी भाई हमें एटमॉस्फेयर के टाइम पे भी आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इस टॉपिक को भी क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अब सूरज यहाँ पे है यार, इक्वेटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, तो सूरज की रेस पड़ रही है, तो क्या रहेगा, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अब सूरज नीचे चला गया, यहाँ पे रेस पड़ रही है, सबसे बड़ा दिन यहाँ पे, तो पोल्स पे क्या रहेगा, रात ही रात है, 24 घंटे की दिन है ही नहीं, तो डिफरेंस है वो तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे दिन और रात का। 24 घंटे की या रात है, या मान लो 22 घंटे की रात है, थोड़ी देर के लिए सूरज की बस लाइट लाइट पहुंच रही है, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, पोल्स पे। और सबसे कम डिफरेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर, डिफरेंस बहुत कम होता है इक्वेटर पे और इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे। तो भाई मेरा तो आंसर यहाँ पे यही रहेगा। दूसरा देखते हैं, डिफरेंस मैक्सिमम है इक्वेटर पे, ना भाई ये तो कभी भी नहीं किया। लिस्ट है ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक्स होता है 30 डिग्री वाला एरिया या 23 वाला एरिया बोल रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है जी। ट्रॉपिक्स पे डिफरेंस कम है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा और पोल्स की तरफ भी बढ़ता जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत होगी स्टेटमेंट। और जो फोर्थ स्टेट है ये भी यहाँ पे गलत है, डिक्रीजेज एट पोल इक्वेटर, यहाँ तक तो सही है बट आगे लिख दिया पोल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर रहेगा ए हमारा यहाँ पे। बात करेंगे इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर सीजन। भाई जो इक्वेटर वाला हमारा सीजन है, यहाँ पे सिर्फ गर्मियां गर्मियां होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है दिन और रात की वो इक्वल से ही रहती है सारा साल, और जो रोटेशन होती है अर्थ की, वेलोसिटी होगी, रोटेशनल वेलोसिटी यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है, रोटेशनल वेलोसिटी। कोरियोलिस फोर्स 0 होती है। तो यहाँ पे भाई मैं जाऊंगा 1 2 3 के साथ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है, ये क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे जब हम अपना एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा जब हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब आ जाओ, अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट। अर्थ है ये रोटेशनल मूवमेंट कर रही है, ठीक है, ये रेवोल्यूशन है, ये रोटेशनल है। अगर वो रोटेशनल मूवमेंट ना करे क्या रिजल्ट होएगा, अर्थ ये एक जगह ही ऐसे स्टेशनरी है, रोटेट नहीं कर रही, तो सूरज ये है, तो एक तरफ तो सनराइज ही रहेगा, एक तरफ सनसेट रहेगा।
क्योंकि अर्थ रोटेट करती है तभी उन पे लाइट आती है। तो क्या रहेगा? नो सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल सही। नो अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट साइकिल, एक तरफ तो रात है एक तरफ दिन है, अकरेंस होएगी नहीं, ये साइकिल चेंज नहीं होएगा, तो दूसरे भी सही है। ओनली वन सीजन, सीजन तो भाई चेंज होएगा, क्योंकि सीजन का जो चेंज है वो किस कारण है? रेवोल्यूशन के कारण और टिल्टनेस के कारण। तो यहाँ पे तीसरी को मैं गलत मानूंगा, जाऊंगा मैं 1 एंड 2 के साथ। भाई अगर आपको लगे स्पीड ज्यादा है सर हमें समझ नहीं आया, तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक डाउट सेशन भी रखूंगा, मैं फिर लाइव जाऊंगा उस दिन, ठीक है जी। आइए, अब फिर क्वेश्चन आ चुका है आपका। भाई क्वेश्चन का देखो, इसके ऊपर आएगा ही आएगा आपका, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर। इलाहाबाद है, 82.30 डिग्री उसका हमें लॉन्गिट्यूड बता दिया, कोऑर्डिनेट बता दिया, 6 बजे हुए हैं सुबह के। और वहीं पे हमें फ्लोरिडा का टाइम बताना है, यूएसए में जो वेस्ट साइड है। अब देखो 82 डिग्री पॉइंट 30, जीरो आएगा, फिर उसके बाद वेस्ट स्टार्ट होगी, तब कितना आएगा? 82। तो मेरे को कितना मूव करना पड़ेगा? पहले मैं यहां जाऊंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा, टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा मेरे को? 82.30, फिर ट्रेवल करूंगा 82 डिग्री, टोटल मैंने ट्रेवल किया 164.30 डिग्री। अब 1 डिग्री के लिए मेरे को 4 मिनट लग रहे हैं, तो 164.30 डिग्री जब मैं जाऊंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? मेरा मैथ इतना भाई शार्प नहीं है, मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है जी, भाई देख लेना कहीं गड़बड़ी तो नहीं है इसमें। 657 मिनट लगेंगे, 57 मिनट है, इनको तो मैं पहले उठा के अलग ही रख देता हूँ, क्योंकि ये घंटे के आसपास का टाइम है। 600 मिनट अलग ले लेता हूँ, घंटों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10 घंटे आगे, 10 घंटे 57 मिनट, कहने का मतलब 11 घंटे के करीब मेरे को टाइम लगेगा। 6 बजे हुए, 6 घंटे पहले तो मैं पीछे जाऊंगा सुबह के, तो क्या आ जाएगा? 12 बजे का टाइम आ गया मेरे को, रात का 12 PM रात का। अब मैं और घंटे कितने जाऊंगा? 5 घंटे और पीछे जाऊंगा, 12 में से 5 गए 7, ठीक है जी। 3 मिनट ये वाले याद रख लीजिएगा, 7 के करीब टाइम आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब संडे है, पीछे दिन जाऊंगा तो दिन भी चेंज होगा मेरे पास, तो यहाँ पे 2 मिनट और कम करूंगा मैं, फिर मेरे पास आ जाएगा संडे से, मेरे पास पहले तो सैटरडे आ जाएगा, एक दिन पीछे जा रहा हूँ, तो संडे वाले ऑप्शन काट दे देता हूँ मैं। अभी मैं कितने घंटे जा रहा हूँ? 11 AM है, तो क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा, आंसर आएगा 658। लो जी, कौन सा 24 घंटे हो रहे हैं? 11 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 10 घंटे 57 मिनट की, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6:58 PM ऑफ सैटरडे। भाई सिंपल है, मैथ आपका यहाँ पे तेज चाहिए और कुछ नहीं। बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अर्थ इज नियरेस्ट टू सन एट पेरिहीलियन, ये कंसेप्ट भी आइए आपका अभी क्लियर करवा देता हूँ यहीं पे। ये स्लाइड अपनी थोड़ी सी साफ है, यहाँ पे बता देता हूँ यार। 3 वर्ड है, ये याद रखिएगा। अर्थ ऐसे ना मूव कर रही है सूरज के अराउंड, ये है सूरज, सन, ये है अर्थ हमारी। तो देखो यहां पे आपको लग रहा होगा कि अर्थ सूरज के पास है यार ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो जब अर्थ सूरज के पास होती है तो वर्ड यूज किया जाता है पास से पेरीहीलियन, ठीक है जी, पास से पेरीहीलियन। यहाँ पे अर्थ है जो सूरज से दूर है, पार्ट है काफी दूर है, पार्ट से ए से आ गया एपीहीलियन, ठीक है जी। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, एपीहीलियन, पेरीहीलियन। पास से पेरी, पार्ट से एपी। और ऐसा ही सेम कंसेप्ट मून के साथ होगा, जब अर्थ मून के पास होगी, पास है तो पेरी जी, जब दूर है एपो जी। ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पेरी जी और एपोजी। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, पेरिजी एपोजी, पेरिहीलियन एपीहीलियन। यहाँ पे जब सूरज से पास और दूर होती है वो डेट्स भी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। पास कब होएगी सबसे ज्यादा? अर्थ पास होएगी 3 जनवरी को, और दूर होएगी ये जुलाई के टाइम पे, 4 जुलाई को, ठीक है। इसका ये सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है कि 3 जनवरी को पास होती है तो ठंड गर्मी होनी चाहिए, ये कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। पेरीहीलियन जनवरी के टाइम पे होगा और एपीहीलियन जुलाई के टाइम पे होगा। आइए जी करते हैं क्वेश्चन। द अर्थ इज नियरेस्ट टू सन, नियर मतलब पास है, और पेरीहीलियन दे रखा है, यहां तक तो मेरा सही जा रहा है, बट डेट चेक करता हूं जो 3 जनवरी को होता है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरी बिल्कुल सही है।
दूसरी फार्थेस्ट मतलब दूर है, पार्ट पे एपी होना चाहिए था, एपीहिलियन, बट पेरिजी दे रखा है, मेरी स्टेटमेंट यहीं से गलत होगी। तीसरी दे रखी है फार्थेस्ट, पार्ट है सन से और एपीहिलियन है, यहां तक सही है, जो कब होएगा जुलाई 4 को, सही है। नियर है, पास पेरी होना चाहिए बट एपी है, यहीं से मेरी स्टेटमेंट गलत होगी। 1 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दे दिया हमें इंडियन स्टेट या यूटी का, ठीक है जी, 15 से 14 डिग्री, ये हमें बताया हुआ है भाई लैटिट्यूड 15 से 14 के बीच में है, और इधर 74 से 74 तक है। अब आप खुद से सोचो, जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 82.30 है, उससे इस तरफ ही रह चुकी है ये हमारी जो स्टेट या यूटी है। 14-15 है, जो 23 वाली जा रही है हमारी, तो उससे भी नीचे रह चुकी है। तो ये हमारी साउथ की तरफ की कोई स्टेट या यूटी हो सकती है। देखो जी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी हमारा कहाँ पे है, ये 23 से ऊपर है, कट गया। दिल्ली, वो भी 23 से ऊपर है, 28 के पास है, कट गया। अब ऑप्शन बचे हैं दो, पुडुचेरी और गोवा। भाई अब ये आपके लिए टास्क है, आप मैप देखिएगा फिर इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। दो ऑप्शन आपके निकल चुके हैं यार, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैप देखने की आपको हैबिट, अपनी आदत डालनी पड़ेगी, तभी आपका पेपर पार हो सकता है। अब आइए विंटर सोलिस्टिस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन करते हैं। मैं टर्म पता नहीं भूल गया था उस टाइम पे, जब सूरज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है 21 जून को, उसको बोलते हैं हम समर सोलिस्टिस। जब होएगा ये कैंसर के ऊपर 23 दिसंबर या 21 दिसंबर के आसपास, उसको बोलेंगे हम विंटर सोलिस्टिस। अब आप खुद सोचो, विंटर सोलिस्टिस है मतलब सूरज नीचे है तो साउथ में दिन होएगा, नॉर्थ में डार्कनेस होएगी। साउथ पोल एक्सपीरियंस डार्कनेस, भाई साउथ में तो सूरज है तो डार्कनेस तो हो ही नहीं सकती, वहां पे होएगा दिन। जून 21 जून को तो समर सोलिस्टिस होता है हमारा, ये भी गलत हो गया। नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस, नॉर्थ पोल यहाँ पे तो रेस पहुंच ही नहीं रही तो डार्कनेस तो होएगी, बिल्कुल सही है। एपीहीलियन तो हमारा क्या होता है, पार्ट होती है जुलाई 4 को, ये भी गलत हो गया, तो आंसर रहेगा 3 ओनली। लो जी भाई, ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा होंगे बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपको मैं क्वेश्चंस यूट्यूब पे या हमारे इंस्टा उस पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको लिंक भी दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको वहां पे क्लाइमेटोलॉजी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब मैंने बोला था कि हमारा टॉपिक नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं मित्रों, यहाँ पे भी हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले कंसेप्ट लगेंगे। दूसरी बात, अगर आपको उस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन रही हो कि सर हमें लैटिट्यूड्स नहीं समझाए, हमें लॉन्गिट्यूड नहीं समझाए, हमें ये टाइम का कंसेप्ट नहीं समझाया कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है, तो भाई मेरे को बता दो, मैं दोबारा से करवा दूंगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर भाई मेरे भी हाथ खड़े हैं। आइए बात करेंगे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की एटमॉस्फेयर को लेके। एटमॉस्फेयर है क्या, सबसे पहले तो यही बात आएगी, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है गैसेस का जो अर्थ को सराउंड कर रही हैं। अर्थ के सराउंडेड हमारे पास कितनी तो गैसेस हैं, ठीक है जी। जो ये सारी गैसेस हैं, इन्हीं के कारण जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल है। यही हमें एयर प्रोवाइड करवाती हैं सांस लेने के लिए, हमें बचा रही हैं यूवी रेस से जो सूरज से आ रही हैं, हीट को ट्रैप कर रही हैं ताकि हमारा ये प्लेनेट गर्म रह सके, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन दी डे एंड नाइट। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो अर्थ के सराउंड है और हमें बहुत ज्यादा जो हार्मफुल यूवी रेज है उनसे बचा रहा है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है ये गैसेस। विदाउट एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा सकता है, और यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब जो हो रही है एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्सॉर्ब की जा रही है, वो हो ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर सबसे नेसेसरी है। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है एयर का जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, सिंपल टर्म्स में लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, किसी और प्लैनेट के पास नहीं है ये, और ग्रेविटी के कारण ये अर्थ के ऊपर है। अर्थ यूनिक प्लेनेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ की प्रेजेंस है, और एयर ही एक नेसेसरी कंडीशन है जिसके कारण एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट इज, जो एग्जिस्टेंस है हमारे प्लेनेट के ऊपर वो इसी के कारण है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ इसी के कारण है क्योंकि यहाँ पे हवा है हमारे पास। एक्सटेंसिव लेयर ऑफ गैसेस हैं जो अर्थ को सराउंड कर रही हैं, जो 1000 of किलोमीटर्स तक अर्थ के सरफेस के ऊपर है, और इन्हें हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और एक लेयर्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है।
जैसे लैंड को बोलते हैं हम लिथोस्फेयर, पानी को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, मिक्सचर ऑफ एयर को बोलेंगे, गैसेस को बोलेंगे एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये हमारे पास लेयर्स में है, उन लेयर्स को हम देखेंगे। आइए जी, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जैसे सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है 21%, और भी बहुत स्मॉलर अमाउंट ऑफ गैसेस है हमारे पास, आर्गन होगी, वाटर वेपर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारी गैसेस हैं, हमें ये देखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन सी गैसेस हैं। अबंडेंट सबसे ज्यादा हमें कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज्यादा हमें मिलेगी नाइट्रोजन 78%, फिर आएगी ऑक्सीजन, फिर आएगी आर्गन, फिर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आएगी नियॉन। अब इसके लिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है साथ ही साथ में। अब मैं पीछे नहीं करूंगा स्लाइड, ये आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे। यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग सीक्वेंस पूछा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज में पूछी हुई है, ये गैसेस दी हुई है, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों से पूछा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर कीजिएगा। अब जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसको डिवाइड किया हुआ है 5 मेन लेयर्स में। सबसे नीचे आएगी ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगी स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, आइनो। यार आपको ना बस याद याद रखनी है 5 लेयर्स कौन सी है, आइए देखते हैं। एक तो है मीजोस्फेयर, ठीक है, एक आ जाती है हमारे पास आइनोस्फेयर, एक आएगी स्ट्रेटो, एक आएगी हमारे पास एक्सो, ठीक है जी, एक आएगी हमारे पास थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये देखो, मैंने ये 5 लिख दी, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। भाई अब हमें ऑर्डर नहीं पता, ऑर्डर याद करने के लिए एबीसी अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी ई एक्सो ई, तो सबसे ऊपर हमें मिलेगी एक्सोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आई, फिर आएगी हमारे पास आइनोस्फेयर, ठीक है जी, फिर हमारे पास आएगी मेसोस्फेयर, फिर आएगी स्ट्रेटो, फिर आएगी ट्रोपो। तो ये ऑर्डर है। सबसे नीचे अर्थ के पास मिलेगी ट्रोपो, फिर बढ़ते जाएंगे स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर आइनो जिसे थर्मो भी बोला जाता है, उसके ऊपर मिलेगी हमें एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे हमें अर्थ के पास कौन सी मिल रही है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी हमें। जो भी लाइफ सपोर्टिंग हमारा सिस्टम है सारा, वो यहीं पे मिलेगा। जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है, एयर है जो, उसके बाद हमारे पास रेनफॉल है, वो सारा कुछ हमें यहीं पे मिलेगा ट्रोपोस्फेयर में। जो लाइफ सपोर्टिंग फिनोमेना है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे हम स्ट्रेटो में। स्ट्रेटो में हवा बहुत काम होती है, जो यूवी रेज से हमें ओजोन बचा रही है, वो ओजोन लेयर इसी में मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में। बात करेंगे आगे मेसोस्फेयर की। यहाँ पे हमें रात को ना एक क्लाउड्स चमकते हैं नॉक्टिलूसेंट, वो क्लाउड्स मिलेंगे। मेटेओर्स जो जलते हुए आते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। थर्मो, इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आइनोस्फेयर बोलते हैं इसको। इसमें आयोन्स होते हैं जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम आते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल है आइनोस्फेयर, वो यहाँ पे मिलेंगे हमें रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। यही लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरोरा इसी में देखने को मिलेंगे। एग्जॉस्फेयर जो स्पेस है लास्ट, यहाँ पे स्पेसशिप्स होंगे। अब क्वेश्चन क्या आएगा यार, एक तो मैंने बता दिया कि ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या मिलेगा। जो लाइफ सपोर्टिंग फिनोमेना है वो सारा ट्रोपोस्फेयर में है। प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, रेनफॉल होगी, वो यहीं पे मिलेंगे। बात आएगी इनकी हाइट की और यहाँ पे टेम्परेचर की। अब आप खुद सोचो, हम ट्रोपोस्फेयर में ही रह रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये हायर एल्टीट्यूड पे है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिरता है ना। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होएगा, कम होएगा। और इसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फेयर एंटर कर जाएंगे, इसमें जब हमारी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होएगा, क्योंकि यूवी रेज को ओजोन ऑब्जॉर्व कर रही है, तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाएगा। बात करेंगे मिजोस्फेयर की, यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होएगा, सारी लेयर्स में वाइस वर्सा मिलेगा। और ये सबसे ठंडी लेयर है,
कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। और उसके बाद थर्मो आयोन्स हैं जो रेडियो कम्युनिकेशन के काम आएंगे, और ये जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर यही है हमारे पास। ठीक है जी। अब एक्सोस्फेयर मैंने बता दिया आपको, ये स्पेस आ जाता है। ट्रोपोस्फेयर में हमें सारी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज मिलेंगी। स्ट्रेटो बहुत काम लेयर होती है, एरोप्लेन से यहीं पे उड़ेंगे। ओजोन लेयर यहीं पे होती है, और यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। जो लाइन है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट कर रही है उसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। सेम लाइन जो स्ट्रेटो और मीजो को सेपरेट करेगी इसे बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। फिर आएगी आगे, इसको बोलेंगे मीजोपॉज। तो ये लेयर्स हैं। आइए मैं यहाँ पे दिखा दे देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट बताई हुई है, 10 से 18 किलोमीटर तक होती है इसकी हाइट। ठीक है जी। और इसकी हाइट पोल्स पे कम होएगी और इक्वेटर है वहां पे मैक्सिमम होएगी। एटमॉस्फेयर हवा होगी, हाइड्रोस्फेयर वाटर हो गया, लिथोस्फेयर लैंड होगी, और बायोस्फेयर जहां पे ये तीनों मिल रही हैं वहीं पे लाइफ होगी, उसको बोलेंगे बायोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में मैंने बता दिया, लोएस्ट पार्ट है ये एटमॉस्फेयर का। द पार्ट वेयर वी लिव, इट कंटेन मोस्ट ऑफ अवर वेदर, क्लाउड्स, रेन एंड स्नो। यहीं पे ही टेम्परेचर ठंडा होता जाता है जैसे जैसे हम अर्थ से डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होएगा। तो ये याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में ही सारे के सारा मोस्टली जो लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज है वो यहीं पे है। 70% ऑल ऑफ द एयर जो एटमॉस्फेयर में है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगी। क्लाउड्स वगैरह ये यहीं पे मिलेंगे, ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर से इसे सेपरेट करेगी। पोल्स पे इसकी हाइट कम होएगी और इक्वेटर पे इसकी हाइट ज्यादा होएगी, 17 से 18 किलोमीटर तक होएगी। ये देखिए मैक्सिमम हाइट होएगी इसकी इक्वेटर पे, पोल्स पे हाइट इसकी कम होएगी। पोल्स पे हाइट होएगी यहाँ से 7 से 10 किलोमीटर के बीच, यहाँ पे होएगी 18 किलोमीटर तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये जो सेपरेट कर रहा है पॉइंट उसको मैंने बता दिया ट्रोपोपॉज। उसके बाद स्टार्ट होगी स्ट्रेटोस्फेयर। यूवी रेज यहीं पे मिलेंगी, ओजोन लेयर यहीं पे मिलेगी जो यूवी रेडिएशन को जो सूर्य से आ रही हैं उनको अब्सॉर्ब करेगी, और ये सबसे शांत लेयर होती है। तो यहीं पे हमें एरोप्लेन दिखेंगे जो फ्लाई कर रहे हैं। केमिकल्स जैसे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, उनके कारण ओजोन डिप्लीट भी हो चुकी थी, और इसके लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जहां पे इन गैसेस के ऊपर बैन लगाया गया था। काम लेयर है, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं इस लेयर में। जो सेपरेट करेगा उसे बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, जो मिजोस्फेयर से लाइन उसको सेपरेट करेगी। मिजोस्फेयर ये बिल्कुल एक ठंडी लेयर है। ठीक है जी। यहाँ पे बिल्कुल सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, और यहाँ पे टेम्परेचर -90 तक चला जाता है, और इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक होगी। तो स्ट्रेटो की हाइट देख लीजिएगा। यहाँ पे वैसे तो पूछी जाएगी नहीं हाइट आपसे, इतनी हाइट पूछी जाती है मोस्टली ट्रोपोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, आयोन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो आयोन्स उसके कारण रेडियो कम्युनिकेशन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर मानी जाती है इसको, तो इसके लिए इसको बोल देंगे हम आयोनोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर लाइन सेपरेट करेगी, उसको बोल देंगे आयोनोपॉज और थर्मोपॉज। इसके बाद आ जाएगी एक्सोस्फेयर हमारे पास, वो लास्ट लेयर है, स्पेस तक है। आउटर मोस्ट लेयर एक्सटेंडेड अप टू 32,000 किलोमीटर। दोस्तों आज हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स की हैं, कल हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अरोरास वगैरह। अगर आपको कोई डाउट है क्लास में, या आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपने क्लियर करना है कोई टॉपिक, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।